हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस यूट्यूब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश किशोरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि हम देख रहे थे रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के। हमने लास्ट टाइम देखा था 5 अप्रैल 2016 का पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हमारा ये पार्ट 3 होगा जो कि लास्ट पार्ट होगा। जैसे कि आपको पता है हमारे सेट 3 पार्ट में कंप्लीट होते हैं, तो आज हमारा 5 अप्रैल का कंप्लीट सेट कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। बस आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो उसको दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर किया करें और कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको एक सेपरेट कौन सा टॉपिक चाहिए। हालांकि उसके प्लान हो रखे हैं सारे, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आपके लिए, बट आप कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए तो उसके लिए एक प्रॉपर सेपरेट अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार अगर आप ध्यान से जरा सा पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है। A student scored 470 marks in 6 subjects. The maximum marks for each subject was 100. What was his score in percentage term? देखिए आप क्वेश्चन अगर पढ़ लिए होंगे तो आप खुद ही कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। देखिए बस एक, अगर आप लोग जैसे हाई स्कूल में होते हैं, इंटर में होते हैं, तो कोई नंबर आते हैं, आपके नंबर आते हैं तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। वही चीज सेम चीज पूछा है। क्या बोला है? 470 मार्क्स है, आउट ऑफ कितना 6 सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स का, तो 600 का स्कोर है और आप आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। और हम इसके आगे नहीं करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमने कैलकुलेशन करनी बंद कर दी है। आप इसको कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो बहुत जल्दी जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको करा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, cot 52 इक्वल टू बी दिया हुआ है और tan 38 की वैल्यू पूछा है। तो सिंपल होता है, देखिए cot इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से हम कराए दे रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक बार फिर से, ये पूरा सेट ही इजी था। इस सेट में अगर आपको याद हो, आपने पिछले 2 सेट देखे हो, देखिए प्लस का क्वेश्चन आया था जोड़ घटाने को, वो भी दो क्वेश्चन जोड़ घटाने के आए हुए थे। अब आप समझ सकते हैं जिसकी किस्मत में ये सेट पढ़ा रहा हो कितना इजी। इसीलिए आप मोटिवेशन बनाए रहिए और क्वेश्चन प्रीवियस से लगाते रहिए कि देखिए कितना इजी तक आ जाता है। जरूरी नहीं कि आप बड़ी से बड़ी बुक लें और टफ से टफ क्वेश्चन पढ़े तभी आपका होगा। हमने देखा परसेंटेज जो कि एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, बट परसेंटेज का अभी तक पिछले हमने जितने 7-8 सेट लगाए हैं, एक भी परसेंटेज का टफ क्वेश्चन नहीं है। मतलब इतना इजी क्वेश्चन आया है कि जो आप मुझवा नहीं कर सकते, आपको परसेंटेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हम जानबूझ के परसेंटेज का चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ाया। अब ना आप उसको एक हफ्ते तक पढ़ते रहेंगे फिर इतना डीप जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता। तो ठीक है, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है, सेपरेट तो हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक होता है। तो देखिए cot 52 को बोला है बी और tan 38 की वैल्यू पूछी गई है। तो tan 38 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 52 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 38 मतलब क्या होता है, 90 से 52 घटा दीजिए तो 38 ही आ जाएगा, बनी बात है। तो देखिए tan 90 माइनस, अब tan का 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, ये cot 52 हो जाएगा। cot 52 हो गया, मतलब यही किसी वैल्यू आ जाएगी। इतना इजी से क्वेश्चन था, बस इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा आपका एक फ्लो बन जाए। और ट्रिग्नोमेट्री में देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि है बी। और डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस का इसी सेट में लास्ट पार्ट में जब हम देख रहे थे, एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4000 वैल्यू दी हुई थी और ये 40000 का क्वेश्चन है। इतना इजी सा, बस एक वैल्यू चेंज कर दी, एक जीरो लगा के सेम सेट में 2 सेम क्वेश्चन आ गए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹26,000। देखिए कितने में बेचा गया, सेलिंग प्राइस लिखी हुई है 26,000 में बेचा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है। ऑन डिस्काउंट ऑफ 35, देखिए 35% डिस्काउंट देने के बाद 26,000 में बेचा जा रहा है। पिछले बार भी हम रुके थे, यहां पर भी रुकिए। जब 35% आपने डिस्काउंट दिया उसके बाद आ रहा है 26,000 का, तो इसका ओरिजिनल प्राइस पहले फाइंड कीजिए। देखिए 2 तरीके हैं, आप पहले ही बताया आपको, एक्स मान के कर सकते हैं। दूसरा अंदाजा करिए। अंदाजा मतलब कि आप कैलकुलेशन इतने ज्यादा क्वेश्चन लगा चुके हैं, इसी वजह से हम प्रैक्टिस सेट करते हैं कि आप एक अंदाजा लगा सके कि ये किसकी वैल्यू होगी, किसका 35% कम करने पर 26,000 आ जाएगा। एक अंदाजा अगर लगाते 35% का एक बड़ी वैल्यू होती है, यानी अगर 40,000 का आप अंदाजा लगाते हैं तब आप निकाल के देखिए 40,000 का अगर 10% देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। और 30% 4 थे 12,000 हो जाएगा। और 5% क्या हो जाएगा, 5% उसका 2,000 हो जाएगा, यानी 26,000 आ जाएगा। बहुत आसानी से आ जाएगा। ये हमने एक लॉजिक से बता दिया। चलिए बाकी एक एक्स मान के कर देते हैं, जिससे कि कई लोग, अगर आप लोग डायरेक्ट ना कर पा रहे हो तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा एक्स में 35% की छूट दे दी, यानी कि कितना 35%, 100 में से 35 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा। यानी कि 65% पे दिया
तो कितना आया 26,000। ये क्वेश्चन का मतलब होता है। और इस तरह अगर आप करेंगे तो एक्स की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस आपकी बहुत ही आसानी से निकल आएगी। देखिए 13 × 5 = 65 होता है, 5 कर दिया, 13 दूनी 26 होता है, 13 से कट गया, बहुत ईजिली कटेगा, ऐसी डिजिट ही है कि कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौको 20, 400 हो गया, 400 में 100 को गुणा करेंगे, क्या आ गया 40,000, बोला था ना 40,000। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं एक्स की। बाकी आप अंदाजे जाए करें और बहुत तेजी से करने की कोशिश क्या करें। तो देखिए क्या आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस 40,000 आ गई। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट वाज 15%। देखिए कॉस्ट प्राइस आ गई 40,000 रुपए और इसमें 15% का डिस्काउंट देना। अब कौन सा बड़ा क्वेश्चन रह गया। 10% इसका होता है 4,000, 5% होता है 2,000, यानी कि 6,000 रुपए छोड़ दीजिए, 15,000 का डिस्काउंट पड़ जाएगा। यानी कि 40,000 की चीज को अगर हम 34,000 रुपए में बेच दें तो कितने का परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा, 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। इतना इजी सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर किस पे दिया है 34,000, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है 34,000 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा, 2016 में ऑप्शन पर ऑप्शन दिए गए थे और 2020 में भी पूरे चांसेस है इसके रिपीट होने के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 35। देखिए मीन दिया हुआ है 10 नंबर का 35 दिया हुआ है एंड ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, फाइंड द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर। देखिए इसके दो तरीके हैं करने के। पहले तो डायरेक्ट आपको एक ट्रिक कह सकते हैं या फार्मूला कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं, जो भी कहिए। ये होता है अगर आप मीन में सभी डिजिट में कोई सेम डिजिट बढ़ाते हैं तो मीन भी सेम डिजिट से बढ़ जाता है। इसमें क्या बोला है 10 डिजिट है और उनका मीन दिया है 35 और सभी को बोला है सभी नंबर्स को 2-2 बढ़ाना है। जब सभी नंबर को 2-2 बढ़ा देते हैं ना तो मीन भी 2 ही बढ़ जाएगा। मतलब जितना बढ़ा दे 5 बढ़ा दे सभी को तो सभी के मीन 5 बढ़ जाएंगे। ये तो हो गया रूल, कॉमन सेंस से अगर आपको रटा है, डायरेक्ट आप रहते हैं अप टू डेट तो आपको रटा होगा, प्रैक्टिस करते रहते हैं। दूसरा चलिए आपको नहीं पता मान लीजिए तो आप डायरेक्ट मीन के फार्मूले से भी जा सकते हैं। ठीक है, 2-2 बढ़ाएंगे, हर बार 2-2 बढ़ाते जा रहे हैं। एक लॉजिक लगाइए जनरली, 2-2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितने बार कर देंगे आप, 10 बार कर देंगे। और डिवाइड बाई जब 10 करेंगे, जब +2 + 2 10 बार कर देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 10 बार करेंगे +2 + 2 20 हो जाएगा और 20/10 करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा, तो 2 मीन बढ़ जाएगा, यानी 35 + 2 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। हम तो बेटर कहेंगे कि लॉजिक से जाया करिए, आप कितने फार्मूले याद कर पाएंगे। बहुत से रोज नए आप यूट्यूब देखते हैं, नई नई ट्रिक सिखाते हैं, हर क्वेश्चन की नई ट्रिक, तो आप याद नहीं कर पाते। बेटर होगा आप क्लासिकल मेथड से जाए और आप लॉजिक से जाएं और बस फ्लो में रहे, प्रैक्टिस करते रहे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जो कि है 37 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी के आगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी है, इसको तो हम बोर्ड पर भी नहीं लिखने वाले। देखिए इक्वेशन दी हुई है आपके सामने, a + b = 55, a - 2b = -13 और निकालना है आपको b की वैल्यू। बहुत ही ज्यादा इजी, आप निकाल लीजिएगा 14 आ जाएगा। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, कच्चा से आई थिंक शुरू हो जाता है, तो अब इसको करने का कोई मतलब नहीं। बस हाँ इसलिए यहाँ पर रखा गया। देखिए हम सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट इसलिए करते हैं कि आप देख सके कितना इजी क्वेश्चन तक आते हैं और टफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड एंड रिलेशनशिप का। ब्लड एंड रिलेशनशिप का देखिए आपको एक बार फिर से बता दें, हमारे प्लेलिस्ट पर सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा ब्लड एंड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और उसी मेथड से करेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, वीना इज द डॉटर ऑफ मोहन। बनाते वीना को डॉटर बनाना है, डॉटर के लिए माइनस बोलते हैं, मोहन की डॉटर है, मोहन प्लस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। Who is only son in law of मीना। सन इन लॉ मतलब दामाद होता है। दामाद मतलब क्या होगा, इसकी वाइफ जो होगी और वाइफ का मीना का दामाद है तो वाइफ की जो मम्मी है मीना होगी, तो इसका मतलब ये है वाइफ की मम्मी का नाम क्या है, मीना हो गया। ठीक है, ये मोहन है, हम लिख देते हैं वरना भूल होंगे आप। मीना को हम लिख दिया पूरा, ये हो गया मीना। क्या बोला, हु इज ओनली सन इन लॉ ऑफ मीना, बना दिया, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं, मीना हैज ओनली 1 चाइल्ड। एक ही बच्चा है मीना की, यानी कि एक ही लड़की रही होगी। 1 चाइल्ड बोला है ना कि 1 डॉटर 1 सन, तो एक चाइल्ड मतलब एक ही लड़की रही होगी। देखिए माइनस लिखा हुआ है हमने। ठीक है, एक चाइल्ड हो गया। अब करते हैं, किरण इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना। किरण क्या है, ग्रैंड डॉटर है मीना की। ग्रैंड डॉटर कब बनेगी भाई, एक ही चाइल्ड है, यानी कि नानी ननिहाल मैटरनल रिश्ता हो रहा है, तो यानी जो वीना लिखा है इसी की क्या बन जाएगी, बहन ही तो हो जाएगी किरण, तभी तो बनेगी इसकी क्या, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि उसकी कोई दूसरी बेटी तो है ही नहीं मीना की। तो यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, किरण। देखिए यहाँ पर हमने बना दिया किरण का रिलेशनशिप। आगे देखते हैं, हाउ किरण इज रिलेटेड टू वीना। देखिए ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बता दिया कि ये इसकी बहन होगी। इतना ईजी था। इसी वजह से हम बोलते हैं ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, जो चार्ट बना रहे हैं, आप इस चार्ट बनाना एक बार सीख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये चार्ट बनाना आप सीख जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही मुजवानी क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, जो कि है सिस्टर। चलिए इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा।
दोबारा नहीं कराएंगे वरना टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, एक बार फिर से एलसीएम एचसीएफ का है, फार्मूला बता देते हैं जिसको नहीं याद है, हालांकि याद होना चाहिए इतना बेसिक फार्मूला, आपके पेपर बहुत नजदीक है, आप पढ़ाई करते रहें। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 6, एचसीएफ दिया है 6 दो नंबर का, और एलसीएम दिया है 108, एलसीएम दिया है 108। इफ द वन नंबर इज 12, एक नंबर इसमें क्या है 12 और दूसरा नंबर पूछा गया है। फार्मूला एक बार आपको बता देते हैं, फार्मूला इसका ये होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये सिंपल सा फार्मूला होता है, तो इसको अप्लाई कर लीजिए, यानी क्या हो गया एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट, बस इसको काट दीजिए, 12 से 9 बार गया और 9 छक 54 हो गया, यानी 54 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देखिए 54, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। इस फार्मूले को याद रखिए, मिस मत करिएगा, आता है, हम तो देख रहे हैं पिछले कुछ सेटों में देख रहे हैं तो हमारे ख्याल से 3 से 4 सेट में रिपीट हो गया है, तो देखिए कितने ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका अगला अच्छा आया। देखिए स्टेटमेंट के जो भी क्वेश्चन आए अभी तक सारे अच्छे थे, तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप जरूर लगाते रहिए, आजकल का ट्रेंड बन गया, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, हर छोटे पेपर में आते हैं चाहे बड़े पेपर, सब पेपर में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ लीडिंग टेनिस स्टार हु फेस्ड मीडिया आफ्टर फेलिंग अ डोप टेस्ट सेट। देखिए एक टेनिस स्टार था जो कि डोप टेस्ट में फेल हो गया, उसने क्या बोला, आई डोंट वांट टू एंड माय करियर दिस वे, आई होप आई विल बी गिवन अनदर चांस टू प्ले दिस गेम, आई लेट द स्पोर्ट डाउन। उसने बोला, देखिए क्या बोला, हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, बोला कि आई डोंट वांट टू एंड माय करियर इन दिस वे, मैं अपने करियर को इस तरह से समाप्त नहीं करना चाहता हूं। आई होप आई विल बी गिवन अनदर, मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे एक अनदर चांस दिया जाए, और आई लेट, और बताया कि मैंने स्पोर्ट को डाउन किया है, मैंने स्पोर्ट्सशिप को डाउन किया है, ये उसने एक्सेप्ट किया। चलिए उसके बाद देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। फर्स्ट ऑप्शन, ही वॉज चैलेंजिंग द आउटकम ऑफ डोप टेस्ट, ऐसा क्या स्टेटमेंट में दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया, उसने अभी तक चैलेंज ही नहीं, उसने तो एक्सेप्ट तक कर लिया कि उसने स्पोर्ट्सशिप को डाउन कर दिया है। अगला देखिए, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वॉज राइट एंड वुड कंटिन्यू टू प्ले, ऐसा था, वो तो पूरी तरह से सरेंडर था देखा जाए तो, ये तो पूरा ही गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, ही हैड एडमिटेड टू टेस्ट पॉजिटिव इन द डोप टेस्ट, बिल्कुल सही है, उसने एडमिट किया, देखिए वो तो एक तरह से देखा जाए तो क्षमा भी मांग रहा है अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से सही हो रहा है। चलिए फोर्थ भी देख लेते हैं, द स्पोर्ट लेट हिम डाउन, स्पोर्ट ने उसको डाउन किया, नहीं उसने स्पोर्ट्सशिप को डाउन किया, ऐसा क्वेश्चन बोला गया, स्पोर्ट ने उसको डाउन नहीं किया है, उसने स्पोर्ट्स को डाउन किया था ऐसा करके, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इजी भी था और थोड़ा सा जैसा था, मतलब क्योंकि इजी और टफ कहां से डिसाइड होता है, देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, जो क्वेश्चन रेगुलरली नहीं आ रहे होते, जिस फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं आ रहे होते या जिस पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं आ रहे होते रेगुलर, जब वो क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो वो क्वेश्चन बन जाता है टफ और वहीं से पेपर बन जाता है टफ। अगर सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा तो क्वेश्चन इजी होता है। तो ये पैटर्न जो स्टेटमेंट का है, ये पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, पिछले 3 से 4 सालों से हम देख रहे हैं हमारे पढ़ाने करियर, टीचिंग करियर में ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बार भी रिपीट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ 25 वैल्यूज वॉज 40, 25 वैल्यू का मीन दिया है 40। देखिए मीन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मीन का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी है, हालांकि बहुत इजी होता है लेकिन हम फिर भी लाएंगे आपके लिए एक वीडियो, जिससे को जो आप ट्रिक आप उसको रख लीजिएगा। 25 वैल्यूज का मीन कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, बट वन वैल्यू वॉज रिटन एज 25 इंस्टेड ऑफ 50। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक वैल्यू को 25 जो वैल्यूज थी उसमें से एक वैल्यू को गलती से 50 की जगह 25 लिख दिया है। क्या लिख दिया, 50 की जगह गलती से 25 लिख दिया है। जब गलती से 25 लिख दिया होगा इसका मतलब क्या हो गया कि मीन कम हो गया होगा। भाई आपने छोटी लिख दी, 50 लिखना था आपने लिख दिया 25 इतना ज्यादा वेरिएबल कर दिया। देखिए जैसे हमने अभी मीन का थोड़ी देर पहले लॉजिक से क्वेश्चन किया, उसी लॉजिक से इससे करेंगे, देखिए कितना इजी हो जाएगा। इसमें इसने कितना कम लिखा, देखिए 50 लिखना था लेकिन लिख दिया क्या 25, यानी इसने कितनी कम लिख दी, 25 कम लिख दी। और जैसा कि आपको पता है एवरेज में नीचे क्या लिखा जाता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 25 नंबर दिया है, तो 25/25 यानी कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब उसने एवरेज में कितना कम लिखा था, 1 कम लिखा था, तो एवरेज इसका 1 बढ़ा दिया, 40 था तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इस तरह से एवरेज के क्वेश्चन लगाया करिए, मीन के क्वेश्चन लगाया करिए, थोड़ा सा लॉजिक से, बस आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और इधर उधर फार्मूले में मत जाइए। हम आज तक अभी तक हमने कोई फार्मूला नहीं यूज किया, सारे लॉजिक से क्वेश्चन किए हैं, तो ये मेरी मेथड है क्वेश्चन करने की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि है 41, और ऑप्शन नंबर बी के ही आगे दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग क्या है, और ये हम कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं वो आप करेंगे तो आप जानेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को।
क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ कोड को लिखा गया है 6241। चलिए हम लिखते भी चलते क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। कोड को लिखा गया है 6241, आगे दिया हुआ मेड को लिखा गया है 5346, मेड को लिखा गया है 5346, कॉम को लिखा गया है 3124 एंड 2 को लिखा गया 27, 2 को लिखा गया 27। देखिए क्यों अच्छा क्वेश्चन हमने बोला और क्यों ये टफ क्वेश्चन बोला, पहले उसको समझते हैं क्या चीज थी इसके पीछे। आप एक सेकंड के लिए रोक के चाहे तो इसको अपने आप लगाएं, और अगर आप लगा लिए जाते हैं तो हम कहेंगे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है रीजनिंग के। चलिए फिर देखते हैं आप कैसे लगाने हैं इसको, क्या सोचते हैं। हम जब भी ये क्वेश्चन देखते हैं तो क्या चीज आता है, जैसे हमने कोडिंग में बता रखा है कि या तो डायरेक्ट कोडिंग दी होती, या तो उल्टी कोडिंग दी होती 27 से माइनस करने पर जो आ जाती है, या तो सम दिया होता है सभी को जोड़ के। लेकिन यहां पर चेक करें क्या क्या चीजें दी हुई है। सबसे छोटे से लेते हैं, टी ओ लिखा है, टी ओ को क्या लिखा है 27 लिखा है। टी देखिए आपको पता है 20 होता है और ओ आपको पता है 15 होता है। इसको आप कहीं से घुमा फिरा के लिख लीजिए, क्या कुछ ऐसा कोई लॉजिक बैठ रहा है, सिर्फ इसी में बैठाइए पहले लॉजिक, इतने बड़े बड़े में जाने से क्या फायदा है, क्या कोई ऐसा लॉजिक बैठ रहा है कि टी ओ को 27 लिख पाए। देखिए टी को आप एक चीज समझ सकते थे कि टी को 20 होता है तो 2 और 0 2 हो सकता है, चलिए मान लिया। ओ होता है 15 हमारा, ओ 15 होता है लेकिन 5 और 1 6 हो जाएगा, तो ये 7 कहां से आ गया, ये लॉजिक फेल हो गया, फेल हो गया लॉजिक। तो अब सोचिए यहीं पर फंस गया, इस वजह से ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बताते हैं लॉजिक क्या है इसके पीछे। लॉजिक ये है इसके पीछे, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन हमेशा किया करते हैं, स्काई का स्काई इज ब्लू, ब्लू इज कलर, इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं उसकी कोडिंग लिखी होती, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, जैसे ये उसी टाइप का क्वेश्चन जैसा हमने आपको एग्जांपल बताया। अब आप कोडिंग को समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए ओ ओ ओ कॉमन है, ओ की कोडिंग देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है 2 2 2, इसका मतलब ओ की कोडिंग क्या है 2 है। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, इस वजह से थोड़ा समझना मुश्किल था। अगर ये उसी फॉर्मेट में होता तो आप समझ जाते हैं अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कोडिंग का जो होता है आप लोग हमेशा जानते हैं, लिखा होता है स्काई इज ब्लू और उसकी कोडिंग लिख देंगे क्या, स्काई इज ब्लू की सपोज लिख दिया 1 2 3, फिर लिख देंगे ब्लू इज कलर, ब्लू इज कलर, और इसकी भी कोई कोडिंग लिख देंगे। जैसे ब्लू और इज कॉमन है तो यहाँ पर कोई 2 डिजिट कॉमन लिख लीजिए और एक को चेंज कर दीजिए तो कलर की कोडिंग 4 हो जाएगी। इस तरह आप पहचान लेते हैं। सेम चीज इसमें लगानी है और ये इस तरह में आया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया इस वजह से। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम समझा लिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, हमको क्या लिखना है, डोम की वैल्यू बतानी, DOME। तो देखिए ओ तो हमने फाइंड कर दिया, देखिए 2 होगा। आगे देखते हैं, डी देखिए कहाँ कहाँ पर कॉमन है, यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन, डी यहाँ कॉमन और यहाँ कॉमन है, और इन तीनों में कुछ कॉमन, डी और ई दोनों चीज कॉमन है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई 2 चीज कॉमन होगी, 2 चीज कैसी है, एक तो 4 कॉमन चल रही है और एक 6 कॉमन चल रही है। तो डी और ई की वैल्यू क्या हो गई 4 और 6, तो डी और ई की वैल्यू कुल मिला के क्या हो गई 4 और 6। हमको बस चाहिए क्या, एम की वैल्यू चाहिए। एम की वैल्यू ढूंढ लीजिए कहाँ पर, एक एम यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक एम यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है। पहले टोटल कॉमन देख लीजिए, टोटल क्या क्या है, MADE, एम ई कॉमन है, एम और ई कॉमन है, ठीक है। तो आपको ई की कोडिंग फाइंड करनी पड़ जाएगी वरना दिक्कत में फंस सकते हैं आप। चलिए तो देखिए क्या क्या कॉमन यहाँ पर दिख रहा है, एम और ई कॉमन है, और नीचे इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और कॉमन क्या है 3 कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है। देखिए 4 पहले से निकल चुका है, इसका मतलब 4 किसकी रही होगी, ई की रही होगी, और दूसरा क्या कॉमन है 3 कॉमन है, इसका मतलब 3 किसका हो गया, एम का हो गया। यानी कि 2 3 4 6 जिस ऑप्शन पर होगा वही चीज सही होगा। चेक करिए जल्दी से, इधर उधर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 2 3 4 6, ऑप्शन नंबर डी पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2 6 3 4, देखिए सारी डिजिट आ गई 2 3 4 6 सब कुछ आ गया। ऑप्शन नंबर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये था एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी किसके आगे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के आगे दिया हुआ है, और इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया मेरे सामने, इस वजह से बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से स्टेटमेंट का, फिर से देखिए आगे स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेटमेंट पढ़िए। आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रांग सेड, one small step for a man, a giant leap for mankind।
उसने बोला कि एक स्मॉल स्टेप मून पर मैनकाइंड के लिए एक बहुत ही बड़ा एक लीप था। ठीक है, तो देखिए कंक्लूजन में क्या बोला गया है। नील आर्मस्ट्रांग प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ मैनकाइंड। क्या उसने अपने आप को एज अ मैनकाइंड प्रेजेंट किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आप एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ें, स्टेटमेंट को। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन इज अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ठीक है, मून पर एक स्टेप एक ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए एक बड़ा स्टेप था, ये कहने का मतलब। तो उसने अपने आप को एक बड़ा नहीं बताया। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 गलत हो गया पूरी तरह से। सेकंड देखते हैं, द वर्ड ऑफ नील आर्मस्ट्रांग लाउड अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड। उसने बोला द वर्ड्स ऑफ नील आर्मस्ट्रांग लाउड अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड। ये पूरी तरह से जो उसने वर्ड्स बोले हैं ना, वो एक अचीवमेंट को प्रेजेंट कर रहा है मैनकाइंड के। तो इसका कंक्लूजन नंबर 2 पूरी तरह से सही हो जाएगा। और आपको जैसा कि पता है इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला होता है कंक्लूजन 1 राइट, दूसरा होता है कंक्लूजन 2 राइट, तीसरा होता है कंक्लूजन 1 और 2 दोनों राइट, थर्ड होता है कंक्लूजन 1 और 2 दोनों के दोनों गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो है कंक्लूजन 2 राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से स्टेटमेंट का और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पढ़ते हैं, चलिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, नॉलेज एंड विजडम गो हैंड इन हैंड। नॉलेज और विजडम हाथों हाथ, मतलब एक साथ चलती है, कहने का मतलब। द डीपर द नॉलेज द ग्रेटर द विजडम। जितना आपको नॉलेज डीप होगा उतना आपका विजडम बड़ा होगा। ग्रेटर मतलब नॉलेज इज अवेयरनेस, नॉलेज अवेयरनेस होती है। विजडम इज रिक्वायर्ड टू टैकल कॉम्प्लिकेशन, विजडम कॉम्प्लिकेशन को टैकल करने के लिए जरूरत होती है। चलिए अब देखते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए थे, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें बताना है। पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को। नॉलेज एंड विजडम आर सिनोनिम्स। क्या सिनोनिम्स है? ये तो लॉजिक से पूछा है सिनोनिम है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं नहीं है। और अगर हाँ ऊपर बोल दिया होता किसी स्टेटमेंट में नॉलेज एंड विजडम सिनोनिम होते हैं तो आपको करेक्ट करना पड़ जाएगा, हालांकि वो रियल लाइफ में गलत हो। तो ये गलती मत करिएगा। ऊपर ना तो बोला है और रियल में भी नहीं होता, सिनोनिम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, नॉलेज एंड विजडम आर इंटायरली डिफरेंट। ऐसा भी नहीं बोल सकते यहाँ पर, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं किया गया है। इवन वो तो बोला है नॉलेज एंड विजडम गो हैंड इन हैंड, साथ में चलते हैं, तो डिफरेंट इंटायरली डिफरेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पर पहुंचते हैं, नॉलेज एंड विजडम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए ये सही लग रहा है। चलिए फोर्थ फिर भी पढ़ लेते हैं, विजडम कैन सप्लांट नॉलेज। तो देखिए चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद क्लियरली आपको चल गया ऑप्शन नंबर सी सही है। वो क्या बोल रहा है, नॉलेज एंड विजडम आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ऊपर भी बोला गया एक साथ वर्क कर रहे हैं, नॉलेज साथ साथ चलते हैं। गो हैंड इन हैंड का मतलब ही यही होता है कि कॉम्प्लीमेंट, जैसे 2 हाथ है ना, एक आप कोई काम एक हाथ से नहीं कर सकते हैं, सेम वही कहने का मतलब हैंड इन हैंड का, वो दोनों एक साथ रहते हैं। एक काम से मतलब कुछ काम ऐसे एक साथ वर्क करता है, इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला एक बार फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन। क्या बात है, इतने क्वेश्चन आए स्टेटमेंट में, पूरा सेट इजी था। और देखिए लास्ट में स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए गए हैं पेपर को टफ करने के, मतलब बैलेंस करने के लिए, टफ करने के लिए बैलेंस हो जाएगा ये सेट। पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट अ पुअर रेटिंग इन हिज ऑफिस। अपनी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे राजेश को अपने ऑफिस पर पुअर रेटिंग मिली। सिर्फ एक सेंटेंस दिया गया है। चलिए कंक्लूजन को पढ़ते हैं, कौन सा कंक्लूजन सही ये बताना है। बोला गया पहला कंक्लूजन है, राजेश डिड नॉट परफॉर्म वेल। राजेश ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सही कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ साफ साफ बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट पुअर रेटिंग। भाई उसने खराब परफॉर्म किया होगा तभी ना पुअर रेटिंग पाया। तो कंक्लूजन 1 क्लियरली सही हो गया कि राजेश डिड नॉट परफॉर्म वेल। कंक्लूजन 1 क्लियरली सही हो गया। चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं, द रेटिंग गिवन टू द राजेश वाज नॉट अप टू द मार्क। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? अगर कहीं एक स्टेटमेंट और होता, उसमें लिखा होता कि राजेश की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी बट वो रेटिंग बेकार पाया, तब ये ऑप्शन भी सही होता। लेकिन ऐसा वहां पर बोला ही नहीं गया, सीधा बोला कि बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट पुअर रेटिंग। तो ये ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो केवल कंक्लूजन 1 सही है। कंक्लूजन 1 सही होने का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी अभी आपके सामने आया है इसी का दूसरा पार्ट था जो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन पहले किया था। अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन होता तो आप आसानी से कर लेते, इवन आपने किया भी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इजी क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो ये पिछला क्वेश्चन जो हमने इतना टफ कर लिया तो ये तो किसी काम का नहीं। उसके आगे लिखा है गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट को लिखा गया CPANBO। आगे देखते हैं ग्रेट हेल्प डन। ग्रेट हेल्प डन को लिखा गया ERCPFS। तो देखिए यहां से इन्हीं दोनों लाइन से कॉमन ले लेते हैं, गॉड इज ग्रेट और ग्रेट हेल्प डन में ग्रेट ग्रेट कॉमन है, तो ग्रेट का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ग्रेट को हम क्या लिख देंगे, उन दोनों देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, CP कॉमन है। देखिए ग्रेट को लिख दिया CP। अगला देखते हैं ही इज ग्रेट। फिर से देखिए ही इज ग्रेट लिखा है तो CP कॉमन था, देखिए ग्रेट CP हो गया, ही इज हो गया,
इज, अब ही इज की वैल्यू पता चल गई हमको। आगे देखते हैं, देन व्हाट रिप्रेजेंट ही इज गॉट। देखिए ही इज तो यहीं से पता चल गया, जब ग्रेड की वैल्यू सीपी हो तो ही इज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ही इज की वैल्यू सीपी हटा दीजिए, बीओ डी क्यू हो जाएगी, बीओ डी क्यू, ये हो गया ही इज की वैल्यू। बट गॉड की वैल्यू आपको ढूंढनी है, गॉड की वैल्यू कहां से मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ गॉड का यूज हुआ है, गॉड इज ग्रेट, तो गॉड इज ग्रेट, ग्रेट तो सीपी निकल गया, इज इन दोनों में कोई एक है, बीओ डी क्यू जो होगा उसको हटा दीजिए, बीओ को हटा दीजिए, यानी कि क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, ए एन बच गया, यानी गॉड की वैल्यू क्या है, ए एन है। ये इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए सारा आप लिखा मत करिए, पिछला क्वेश्चन हमने इसलिए वैसे लिखा था क्योंकि नया टाइप का क्वेश्चन था, इसको लिखेंगे आप तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन पेपर पे ही कर लिया करिए, इन क्वेश्चन को वापस मत लिखा करिए। तो इसका मतलब ये तीनों जिस चीज में होंगे वही क्या हो जाएगा, ही इज गॉड का ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ढूंढिए किस ऑप्शन पर दिया है। अच्छा इसमें थोड़े से ऑप्शन गलत गलत से दिए, कंबाइन कर दिए। जैसे देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, देखिए ए एन बी ओ डी क्यू वही सही है, वो एक साथ बी ओ डी लिख दिया, हालांकि वो क्या है, ए एन बी ओ डी अलग है, डी क्यू एक साथ है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही ये लिखा हुआ है, ए एन बी ओ डी क्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो इस वजह से गलत है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया है हेल्थ इज वेल्थ इज रिटन एज 1372। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार फिर से चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ को लिखा गया है 1372, हेल्थ नीड्स केयर को लिखा गया है 417। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, हेल्थ कॉमन हो गया, और आगे देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो हेल्थ की वैल्यू क्या हो गई, हेल्थ की वैल्यू हो गई 1। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा है हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ इज वेल्थ को लिखा गया 1372, नीचे 4 डिजिट लिखी गई। क्वेश्चन में 3 वर्ड थे लेकिन आंसर में 4 है, तो इसका मतलब कोई 2 कॉमन कंफ्यूजन है, 2 कंफ्यूजन है, तो आपको नीचे पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए नीचे और ऑप्शन देखते हैं, ही नीड वेल्थ, ही नीड वेल्थ को लिखा गया है 463। तो देखिए क्या क्या कॉमन मिला, इसको लिख लेते हैं एक बार क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा बनने वाला है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जल्दी से लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी। हेल्थ इज वेल्थ, इसको लिखा गया है 1372। आगे देखते हैं, हेल्थ नीड केयर, हेल्थ नीड्स केयर, इसको क्या लिखा गया है 417। आगे देखते हैं, ही नीड वेल्थ, ही नीड वेल्थ, इसको क्या लिखा गया है 463। अब देख लेते हैं पूछा क्या गया है, ही इज वेल्थ पूछा गया है, इसका निकालना है हमें, ही इज वेल्थ। अब जल्दी देख लेते हैं ये चीज कहाँ है और उन्हीं को सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। ही तो देखिए ये रहा, इज ये रहा और वेल्थ ये रहा, यानी 2 चीज तो यही मिलने वाली है, और हेल्थ हटा दीजिए यहाँ से। हेल्थ कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यहाँ से देखिए हेल्थ और हेल्थ यहाँ कॉमन है, तो यानी कि इनमें 1 कॉमन लिखा, 1 और 7 दोनों कॉमन है। अब यही देखिए इसीलिए हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमने लिखा था 1 और 7 दोनों कॉमन है, इसका मतलब हेल्थ का कुछ भी हो सकता है, 1 और 7 में कुछ भी हो सकता है, या टोटल मान लीजिए हेल्थ का क्या रहा होगा, हेल्थ की वैल्यू है 17, कुछ भी नहीं, हेल्थ की वैल्यू ही 17, एक डिजिट में नहीं हेल्थ की वैल्यू 2 डिजिट में, ठीक है। तो 17 यहाँ से गायब हो गया, यानी कि इज वेल्थ की वैल्यू क्या मिल गई हमको, इज वेल्थ की वैल्यू मिल गई क्या 3 और 2 मिल गई। और ही की वैल्यू यहाँ से ढूंढ लीजिए आप, ही की वैल्यू कौन सी हो सकती है, देखिए नीड और वेल्थ, नीड यहाँ निकल गया, वेल्थ यहाँ निकल गया, यानी ऊपर दोनों में जो भी कॉमन होगा वो यहाँ नहीं होगा, यानी 4 यहाँ कॉमन, यानी 4 को हटा दीजिए, 3 यहाँ कॉमन है, 3 को हटा दीजिए, यानी कुल मिला के क्या बच रहा है यहाँ पर अकेला 6 बच रहा है। तो 6 ही की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। 623 चेक कर लीजिए किस ऑप्शन पर दिख रहा है, या घुमा के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पर भी दिख रहा है 326 लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 326, देखिए यही है 326 ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी के सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप के कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये हमारा आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको भी देख लीजिए, वैसे तो ये ऐसे ही हो जाएगा आपके बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, इफ आर्क इज रिटन एज $@, ये थोड़ी सी बस अजीब अजीब से सिंबल दिए गए, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता था, बाकी ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं। जल्दी से देखते हैं क्या लिखा गया है। आर को लिखा गया है $@, हिट को क्या लिखा गया है, हिट को लिखा गया है #and%। देन चेयर इज, चेयर की वैल्यू बतानी, 2 ही चीज दी हुई है, CHAIR, चेयर की वैल्यू बतानी। देखिए ये डायरेक्ट कोडिंग दी हुई है, डायरेक्ट कोडिंग इस तरह से दी हुई है, ए को लिखा गया $, आर को लिखा गया $, सी को लिखा गया है
की, ऐसी इस टाइप की कोडिंग थी। तो इस टाइप की कोडिंग को करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें लगाते हैं सी को क्या लिखा गया है, देखिए सी को लिखा गया है स्टार लिखा गया है, सी को स्टार लिख दिया, एच को क्या लिखा गया है, हैशटैग लिख दिया गया, ए को क्या लिखा गया, डॉलर लिख दिया गया, आई को क्या लिखा गया, एंड लिख दिया गया, और आर को क्या देखिए क्या लिखा गया है, आर को @ दिया गया है। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। स्टार हैशटैग डॉलर एंड @ ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर एग्जैक्ट मैच हो रहा है, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी के आगे ही, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए ये था एक पूरा कंप्लीट सेट 5 अप्रैल का पार्ट 3 था, एक बड़ा वीडियो था, इसमें सारे क्वेश्चन किए हमने और अलग अलग मेथड बताए और आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया आज की हमने वीडियो में। ये हमने पहली बार किया है कि क्योंकि हम कई सेट लगा चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस यूज कर चुके हैं। पहले हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, एक्सपीरियंस आपको दिया कि आप कैसा कैसा कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको एनालिसिस बता रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो कंप्लीट पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। आपका यानी 5 अप्रैल का सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और मिलते हैं आपसे अगले सेट पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।